से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए जमा किए गए हैं यहाँ पर आई स्टडी 7 के। तो जरा देखते हैं आपको रिकॉल कर पाते हैं नहीं कर पाते। आप सब जानते हैं पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं होता। पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट जब होता जब या तो वो क्या करे, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, यस और नो। और लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट होती है? जब कोई लेजिस्लेशन हो या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाय कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, यस और नो। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए ना। तो ये आपके सामने, या फिर बाय योर ओन कंडक्ट, है ना। तो अभी आपके सामने जो कुछ भी हमने पढ़ा उसकी बेस पर आपको ये छोटा सा डिस्कशन करना है, लिखना है। और बस मैं तो आपको समझा रहा हूँ आपको पढ़कर, लेकिन इसका जवाब ड्राफ्ट करना है आप। कंसीडर द फॉलोइंग इश्यूज that were discussed during directors meeting. Keyword is what? Directors meeting. डायरेक्टर की मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ है। तो आपको पहले समझाया था कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो कभी क्रिएट ही नहीं हो सकती, क्योंकि ना उसमें कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, तो मैसेज जब तक पब्लिकली कन्वे नहीं होगा तब तक वो कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। ये बात अपने दिमाग में पहले ही फिट कर लें। और ये बात आपके सामने बार बार आपके सामने आई है, बार बार आपको समझा दी गई। अच्छा, ये डायरेक्टर्स मीटिंग कब हो रही है बेटा? 24 दिसंबर 2013 को, यानी कि फर्ज कर लें अगर 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है तो ईयर एंड से 6 दिन पहले या 7 दिन पहले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टर्स मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? अ डिसीजन वाज मेड बाय द डायरेक्टर्स टू पे अ बोनस टू एन एम्प्लॉय। डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि हम एम्प्लॉयज को बोनस देंगे। तो अगर ये बोनस वही है WPPF या WF फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो लीगल ऑब्लिगेशन था, यस और नो बताइए। और वो डिसीजन, उसके लिए डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बाय लॉ बाउंड है। तो डिसीजन तो लिया किस चीज का जा रहा होगा बेटा? डिसीजन तो लिया जा रहा होगा किस चीज का? डिसीजन किस चीज के लिए जा रहा होगा? ऐसी चीज का जिसके लिए आप लीगली बाउंड ना हो, ऑब्वियसली। ठीक है। ओके, उसके बाद अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ही आ रहा है। A decision was made by directors to pay a bonus to an employee. एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, इस बात को भी जरा मद्देनजर रखें। इट मीन जनरल पब्लिक की बात भी नहीं हो रही। थोड़ा सा बात में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। तो ये इस पे आप जरा सोचें कि इसका आपको जवाब क्या देना चाहिए। पहली बात, सुन रहे हैं बेटा सब लोग बात मेरी? तो इसका मतलब ये डिसीजन जो है वो जनरल पब्लिक के लिए तो नहीं लिया जा रहा, ये तो किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जा रहा है। आप मुझे बताइए, यस और नो? है ना। अब इस पे थोड़ा सोचेंगे। अच्छा, उसके बाद A decision was made by the directors to purchase a new machine in 3 years time. एक फैसला ये हुआ है कि वो 3 साल बाद या 3 साल के अंदर अंदर कोई नई मशीन परचेज कर लेंगे। तो क्या इस फैसले से कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि नहीं क्रिएट होती? मतलब आपने फैसला किया कि आप 3 साल में एक नई मशीन लेंगे, तो क्या ये फैसला करके आप मशीन खरीदने के लिए बाउंड हो गए? क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? क्या अभी आपने बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जिसके तहत आप वो मशीन खरीदने के लिए क्या हो बाउंड हो, तो फिर तो एक बात समझ में आती है कि भाई आप लाजमी जो है वो उस मशीन को खरीदेंगे 3 साल के अंदर अंदर। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ये तो आपका आपस का फैसला है।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पर विदात के घर वाले बैठ के बोलते हैं कि भाई हम 3 साल के अंदर विदात की शादी कर देंगे, तो इसका मतलब तो घर में बैठ लिया हुआ फैसला है। अब अगर उस केस में मतलब यानी कि 3 साल के अंदर अंदर जरूर नहीं शादी के एक्सपेंडिचर बियर करने की कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। यस और जवाब क्या कहते हो? विदात है यहाँ पर, मौजूदा विदात। ऐसा ना हो मैं उसकी गैर मौजूद में बात कर रहा हूँ। शर्मा तो नहीं रहा विदात? हाँ बेटा विदात। अच्छा, क्या बात है। अच्छा भाई, उसके बाद legislation recently passed means that one of the plants has to be dismantled in 3 years time, sorry in a year's time। एक कानून अभी पास हो गया है जिसकी वजह से आपको प्लांट को डिसमेंटल करना पड़ेगा कितने वक्त में? जवाब दें। कितने वक्त में? 3 years टाइम, इन ईयर्स टाइम। तो इसका मतलब क्या था? प्लांट इंस्टॉल करना पास्ट इवेंट था। जिस वक्त प्लांट इंस्टॉल हुआ था उस वक्त तो कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। जवाब दे, तेरा जवाब दीजिएगा प्लीज। रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। क्या ख्याल है? जिस वक्त प्लांट कंस्ट्रक्ट हुआ था उस वक्त कोई लॉ नहीं था जिसके तहत आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। वो पास्ट इवेंट आपके लिए ऑब्लिगेशन इवेंट था। लेकिन ये जो प्लांट की लाइफ का 1 साल बाकी है और ये सेकंड लास्ट ईयर है उसकी लाइफ का, फॉर एग्जांपल, उस साल में कानून पास हो गया है जिसके तहत अब आपको प्लांट डिसमेंटल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेशन जिसकी वजह से आपको प्लांट डिसमेंटल करना पड़ेगा वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो पिछले ईयर्स में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मतलब उन पिछले ईयर्स में पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं था, लेकिन पास्ट इवेंट तो था ना। और पास्ट इवेंट किसी भी फ्यूचर डेट पर आपके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन सकता है अगर कंडीशंस पूरी हो। तो माजी में अगर एक इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट ना रहा हो तो लेकिन वो आज आपके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो सकता है। तो वो वजह जिस वजह से आपको प्लांट डिसमेंटल करना पड़ेगा वो क्या था? प्लांट का इंस्टॉल करना, वो पास्ट इवेंट था। अब इंस्टॉल करके उस प्लांट को डिसमेंटल करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि नहीं होती है, इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनता है कि नहीं बनता है, डिपेंड करता है लॉ पर। तो माजी में तो लॉ नहीं था लेकिन आज तो लॉ बन चुका, लिहाजा अब आपको प्लांट डिसमेंटल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये इवेंट तो कंफर्म आपके लिए क्या? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अच्छा जी, उसके बाद फ्यूचर लॉसेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ब्रांच इन बोस्टवाना, कि आपको फ्यूचर में अगर एक ब्रांच आप ऑपरेट करते हैं तो उसके ऑपरेट करने से लॉस होगा। जिस तरह मुस्तकबिल में इन्वेंट्री बेच के आपको लॉस होगा तो क्या करेंगे आप? उस इन्वेंट्री के लॉस को आप आज रिकॉर्ड करते हैं ना, तो क्या आपको फ्यूचर के लॉसेस को आज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए बतौर प्रोविजन? यस और जवाब दीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए। बेटा सारी बातें हो चुकी हैं आपसे, यकीन करें। जवाब है इसका नो यार। जिस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम फ्यूचर में उस ब्रांच को ऑपरेट ही ना करें तो हमें लॉस कैसे होगा यार? तो एक बुनियादी कायदा बताया था आपको यार, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल का। जिस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो वो आज आपके लिए एक्सपेंस नहीं बन सकती, लॉस नहीं बन सकती। ये बुनियादी बात मैंने आपको समझा दी थी। क्या आप फ्यूचर में ब्रांच को क्लोज, मतलब आज आप ब्रांच क्लोज करने का फैसला करो तो आप फ्यूचर में ब्रांच के ऑपरेट करने से लॉसेस से बच सकते हो कि नहीं बच सकते हो? बताइए, रिस्पॉन्स दो ना भाई यार, जवाब चाहिए आप सबकी तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 केसेस आपको दिए, डी पॉइंट थोड़ा साइड पे लिखा हुआ है। तो 4 केसेस हैं, इनमें से आपको कितने पास्ट इवेंट्स ऑब्लिगेटिंग इवेंट के तौर पे दिखाई दे रहे हैं और कितने पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट के तौर पे दिखाई नहीं दे रहे?
सिंपल जवाब है, खाली अभी आप इसकी तफसील ना लिखें, वो आप ड्राफ्ट कीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कितने ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैं और कितने ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है इनमें से, इन चारों में से। फिर इनका सही जवाब ड्राफ्ट करना बड़ा जरूरी है, वो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, इनमें से एक ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, वो है सी। क्यों? क्योंकि वो कानून पास होने की वजह से प्लांट का इंस्टॉल होना आपके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन गया। अब आपको उसको डिसमेंटल करना क्या है, जरूरी है, वो आप पर उसको डिसमेंटल करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी। द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वाज पास्ट इवेंट which creates legal obligation in the year in which the legislation was passed to dismantle the plant। ठीक है, ये बात सबको क्लियर होती है? जवाब दीजिए। और बाकी जो तीन है, देखे, भले एम्प्लॉइज हो भले एम्प्लॉय हो, बेनिफिशियरी तो कोई ना कोई है ना। तो यार जिसको बोनस मिलना है उसको खबर ही नहीं है कि उसको बोनस मिलना है। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन इज ओड टू थर्ड पार्टी। ठीक है, तो मतलब यानी कि उसमें पार्टी का आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को या बल्कि एम्प्लॉइज को आप बोनस देने का फैसला करते हैं तो आप उनके अंदर एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने बेटा, जो आपने सीखा उसकी बेस पर अब आप क्या करें, पूछने वाला बोलता है एक्सप्लेन। और जब भी सवाल देखो, एक होता है स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, सिर्फ बता दो, स्टेटमेंट दे दो ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है, बस। अगर बोलता है स्टेटमेंट, हम बोलेंगे ऑब्लिगेटिंग इवेंट, नॉट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, खत्म बात। उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं चाहिए, कोई लॉजिक नहीं चाहिए, क्यों है क्यों नहीं है। अगर वो बोलता है डिस्क्राइब तो थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी, अगर बोलता है एक्सप्लेन तो फिर लॉजिकली बात समझानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लफ्ज एक्सप्लेन आ गया है। जब एक्सप्लेन आता है फिर तो स्टैंडर्ड खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में हर जो बात लिखी होती है उसके नीचे पैराग्राफ जो है उसकी वजाहत ही कर रहा होता है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? जवाब दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है। वो सवाल क्या है, डोंट लिमिटेड owned a road tanker that overturned in December 2013 during a bad rainstorm. The tanker spilled its contents, thus contaminating a local river. Don't Limited has never before contaminated a river. Don't Limited has no legal obligation to clean the river, as has no published policies as to its views on the rehabilitation of the environment, and has not made any public statement that it will clean the river. It intends to clean up the river and has been able to calculate reliable estimate of the cost thereof. हाँ भाई, ऑब्लिगेटिंग इवेंट, नॉट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। क्या सिर्फ इंटेंशन से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी? नीयत है हमारी यार इसको साफ करने की, नीयत कर ली हमने यार। जवाब दीजिए। तो ना कोई पब्लिश पॉलिसीज है, ना कोई पास प्रैक्टिस है, ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट है। Contamination of river by Don't Limited is past event which does not create any legal obligation, because as there is no law that requires cleanup of the river, or there is no published policies or public statement by Don't Limited that they will clean the river. There is no obligation as a result of past obligating event. यही जवाब खत्म हो गया इसका। आउटफ्लो प्रोबल होना तो बहुत दूर की बात है ना। यस और नो? जवाब दीजिए।
तो एक्सप्लेन वेदर और नॉट डोंट लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी और अ प्रोविजन इन इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जवाब दीजिए बेटा। ठीक है, सही है बेटा, बताइए। तो ये भी लिखना है आपने, ये डॉक्यूमेंट अभी आप बस क्लास खत्म होता है बोल देगा, मैं अभी 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 भी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले स्टैंडर्ड भी कंप्लीट कर लूँ और साथ साथ क्या कर लें, आप भी तमाम बातें भी कर लें। तो वैरायटी तो बहुत मौजूद है यहाँ पर। अब जो है बेटा, जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं कि प्रोविजन बनाते वक्त कुछ बातों का आपने ख्याल रखना। जैसे अगर प्रोविजन बहुत जाके फ्यूचर में सेटल होना है तो फिर उस प्रोविजन को आपने रिकॉग्नाइज करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का। जवाब दीजिए। और डीकमीशनिंग लायबिलिटी खास तौर पर मतलब डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जवाब दें बेटा सब लोग। सही जी। तो अब यहां से हम बात शुरू कर रहे हैं और साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, देखिएगा जरा प्लीज। अच्छा जी, अब तवज्जो चाहिए जरा। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया किस चीज का, प्रेजेंट वैल्यू का। वेयर द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटीरियल, जहां आप समझते हैं कि एक चीज ऑब्लिगेशन तो आज है लेकिन उसकी सेटलमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब प्लान इंस्टॉल आज किया है, इसकी डिसमेंटलिंग जो होगी आज से 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी। द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation। तो फिर जो फ्यूचर में एक्सपेंडिचर होना है उस पर डिस्काउंट रेट अप्लाई करके क्या निकालो, क्या निकालो, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बेटा। अच्छा, उसके बाद because of the time value of money provision relating to cash outflows that arise soon after the reporting period are more onerous than those where cash outflows of the same amount arise later। Provisions are therefore discounted where the effect is material। ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी लायबिलिटी जो है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना, भले वो सेटल फ्यूचर में होनी हो, लेकिन अगर वो आज आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो आपको आज की प्रेजेंट वैल्यू दिखानी है। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आज जिस डेट पर हम उसको लायबिलिटी मान रहे हैं उस डेट पर अगर हम उसको सेटल करें तो सेटल आज वो लायबिलिटी कितने में सेटल, मतलब आज लायबिलिटी की आज की पिक्चर दिखानी होती है आपको। और फिर उस लायबिलिटी के ऊपर जो भी चेंज आता है टाइम की वजह से, वो टाइम की वजह से चेंज होगा, वो इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा आपकी, मतलब वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा बेटा। ठीक है जी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि आपको जो इंटर वो डिस्काउंट रेट दिया हुआ होगा और डिस्काउंट रेट अप्लाई करके आपने उसकी निकालनी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इस चीज को, ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। इसमें हम एक और चीज कवर भी कर लेंगे हमारा, फिर इसमें क्या कहते हैं, एक आपके पास जो है एक एक और एरिया है इंपॉर्टेंट जो हम साथ साथ कवर कर लेंगे। इफ्रिक 1 है वो हम कवर कर लेंगे।
मतलब इफरिक 1B इसका ताल्लुक है, उसका नाम है चेंज एंड डिसमेंटलिंग प्रोविजन। तो भाई चेंज एंड डिसमेंटलिंग प्रोविजन तो बहुत दूर की बात है ना, ठीक है। पहले आप डिसमेंटलिंग प्रोविजन तो सीखें जरा कि वो क्या होता है, तो फिर उसके बाद ही बात हो पाएगी डिसमेंटलिंग चेंज एंड डिसमेंटलिंग प्रोविजन पर। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सब लोग। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 7 सबको विजिबल है? बताइए। अच्छा जी, ओके। A factory plant is bought on 1st January 2011 for rupees 450,000। 4.5 लाख रुपए का आपने प्लांट खरीदा, ये तो आपने एसेट परचेज कर लिया, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इस 4.5 लाख में उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी शामिल है। द एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड टू डिकमीशन डिसमेंटल प्लांट द प्लांट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years। और ये प्लांट आज से 3 साल बाद क्या होगा? डिसमेंटल होगा। फ्यूचर decommissioning cost are expected to be rupees 399,300। जब 3 साल के एंड पर आप इसको डिसमेंटल करेंगे तो आपकी जेब से क्या कैश आउटफ्लो होगा? जो कैश आउटफ्लो होगा वो कितना है? 399,300। ठीक है, यस और नो? जवाब दीजिए। तो अब आपको करना क्या है? अभी आप 0 पॉइंट पर है। 0 पॉइंट का मतलब क्या? हम अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप इसके लिए क्या करें? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जरा हिसाब किताब बना लें। इन 3 साल की एक टाइमलाइन बना लें जरा समझने के लिए बात को। 0, 1, 2 and 3। ठीक है जी, आपने इसको परचेज किया है 1 जनवरी 2011 को। तो ये आपका 1 जनवरी 2011 है, और ये साल पूरा कहाँ हो रहा है इसका? 31 दिसंबर 2011 को। इस तरह दूसरा साल कहाँ पूरा हो रहा है? 31 दिसंबर 2012 को। और तीसरा साल पूरा कहाँ हो रहा है? 31 दिसंबर 2013 को। ठीक है जी। और यहाँ पर आपने आज प्लांट आपने खरीदा है 4.5 लाख का, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसमें शामिल है, और इसको डिसमेंटल करने के लिए 399,300 रुपीज आपको कहाँ खर्च करने हैं? यहाँ पर। और ये 399,300 रुपीज जो है ये भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो IAS 16 के हिसाब से एक तरफ ये इस प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, दूसरी तरफ IAS 37 के हिसाब से इसका प्रोविजन यानी कि इसकी लायबिलिटी क्या होगी? क्रिएट होगी। यस और नो? तो अब IAS 37 क्या बोलता है कि इस प्रोविजन को क्रिएट करो प्रेजेंट वैल्यू पर, और जितनी प्रेजेंट वैल्यू तुम लायबिलिटी के तौर पे क्रिएट करोगे उतना अमाउंट तुम एसेट की कॉस्ट में डेबिट कर दोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको यहां से यहां लाना पड़ेगा डिस्काउंट करके। ठीक है बेटा, और डिस्काउंट रेट कितना बताया गया है क्वेश्चन में? 10%। तो हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे बेटा? 399,300 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 की पावर -3। जवाब दीजिए। 3 लाख आंसर आ गया। ठीक है, ये प्लांट कैपिटलाइज हुआ कितनी कॉस्ट पर बेटा? 7.5 लाख पर।
जवाब दो, यस और नो। अब इसकी 1 जनवरी 2011 पे क्या एंट्री बनी? प्लान डेबिट 7.5 लाख से, और जो आपने प्लांट की कॉस्ट और इंस्टॉलेशन बेयर की वो समझ लें आपने फॉरन पे कर दी। ₹4.5 लाख से, और जो 3 लाख रुपए इजाफी आपने डेबिट किए हैं तो वो एसेट में डेबिट तो कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर दिया आपने, उसका प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग। कितने से? 3 लाख से। ठीक है, क्लियर बात। अब आप कहां पहुंचे बेटा? 31 दिसंबर 2011। क्या करोगे अब आप बताओ, क्या करोगे? एसेट का क्या करोगे बताओ, क्या करोगे एसेट का? जवाब दो, एसेट का क्या करोगे बेटा? डेप्रिशिएट करोगे, जबरदस्त। ठीक है, बाकी सारे सो रहे हैं बेटा। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit। ठीक है, क्या किया आपने? आपने 7.5 लाख को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। कितना अमाउंट आ गया? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से चार्ज किया आपने डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अक्यूमुलेशन मैच हो गई प्लांट की कॉस्ट से। 5 लाख रुपया पेयर हो गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यस और नो, जवाब दो। ऐसा ही है। अच्छा, लायबिलिटी जो है 3 लाख से मेच्योर होकर यहाँ पहुंच गई, क्योंकि लायबिलिटी जो एक तरफ तो एसेट, लायबिलिटी का अमाउंट आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया, क्योंकि ये आपने बेयर तो करने हैं पैसे, लेकिन जो आपने लायबिलिटी क्रिएट किया ना, अब वो लायबिलिटी मेच्योर होगी, मतलब उस लायबिलिटी को हमें 0 पॉइंट पे नहीं दिखाना, बल्कि 1 साल के एंड पे दिखाना है। मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो उस लायबिलिटी का पार्ट बनाना है। इसको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? अनवाइंडिंग डिस्काउंट। मतलब आपने एक चीज को वाइंड करके लपेट दिया था, मतलब आपने उसकी निकाल ली थी प्रेजेंट वैल्यू, लपेट कर आप उसको 0 पे ले आए थे। अब दोबारा उसको ओपन करो। कभी आपने कारपेट देखा है? कारपेट किस तरह लपेट लिया जाता है, वो एक रोल बन जाता है कारपेट का। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? वो प्रेजेंट वैल्यू आपने उसको प्रेजेंट पे ले आया, आपने उसको लपेट दिया, वो वैल्यू सिमट गई, और उसके बाद अब दोबारा वो वैल्यू खुलना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि वो फुल ओपन हो जाएगी। कहां पर? जब वो मेच्योर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू के अंदर 1 साल का जो इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल का जो इजाफा हुआ, वो आप वर्कआउट कीजिए। वो वर्कआउट कैसे कर सकते हैं? 2 तरीकों से। उसकी एंट्री क्या बनेगी? और उस इजाफे को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने कहा फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कितने से? 3 लाख का निकाला आपने, कितना परसेंट? 10%। आंसर क्या आ गया आपके पास? 30,000। 30,000 रुपए का इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और 30,000 का इम्पैक्ट लायबिलिटी में क्या हो गया? शामिल हो गया। अब लायबिलिटी मेच्योर होकर कितनी हो गई? 3,30,000, और ये इम्पैक्ट गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और जवाब दीजिए। एक और तरीका क्या है इसको वर्कआउट करने का? एक और तरीका ये है कि लायबिलिटी की आज वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपने कहा लायबिलिटी की आज वैल्यू चाहिए 3 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो वो आंसर क्या आया? 3,30,000 रुपए, जिसमें से 3 लाख रुपए हमारी बुक से पहले रिकॉग्नाइज है, तो वो माइनस कर लिया आपने। तो जो बचा, यानी हमें क्लोजिंग बैलेंस 3,30,000 चाहिए,
हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस कितने से मौजूद है, 3 लाख से, डिफरेंस कितना आया 30,000, उसको हमने चार्ज कर दिया। यानी हम क्लोजिंग लायबिलिटी का बैलेंस वर्कआउट कर लें कहां पर, जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं, और उसमें से ओपनिंग बैलेंस का कर दें, लेस कर दें लायबिलिटी का, तो खुद ब खुद आपको लायबिलिटी का इंक्रीज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जवाब दें बेटा। अच्छा जी, उसके बाद 31 दिसंबर 2012 वही एंट्री रिपीट होगी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, कितने से, 2.5 लाख से। और फिर से क्या आएगी, फाइनेंस कॉस्ट आएगी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ठीक है जी, तो मल्टीपल वेज हैं इसको भी सॉल्व करने के। 3 लाख प्रेजेंट वैल्यू थी 0 पर, उसको आपने 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3,30,000 बना पहले साल के एंड पर, इस पे लगना है इस साल का इंटरेस्ट। आंसर क्या आएगा, 33,000। ऐसे भी कर सकते हैं, यस और नो, जवाब दें बेटा। एक तरीका और भी है कि 399,300 वैल्यू है 3 साल पर, और हमें आज वैल्यू चाहिए 2 साल के एंड पर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1.1 की पावर माइनस, जरा देखिएगा, वर्किंग को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, बारीक बारीक पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। आप 1.1 की पावर को -1 करें तो आप इसको यहां से यहां ले आएंगे ना, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस 1 साल पीछे। और आप खुद कहाँ मौजूद हैं, आप मौजूद हैं 399,300 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 की पावर -2, आप यहां मौजूद हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल, जवाब दें। ये भी पावर -2 है। क्या आंसर आया, सब लोग बताइए क्या आंसर आया। 33 आया ना बेटा, ठीक है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद लास्ट ईयर है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, 2.5 लाख से। ठीक है जी। और फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कैसे वर्कआउट करेंगे भाई, 300,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 की पावर 2 से, तो आप पहुंच जाएंगे दूसरे साल के एंड पर, जिस साल के स्टार्ट, उस पे लगाना है आपने रेट 10%। ठीक है, यस और नो। तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 36,300। ये आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस आपका 399,300 है, ये बैलेंस चाहिए
और आपका मौजूदा बैलेंस क्या है 30 साल के स्टार्ट पर, 30 साल के एंड पर, वो है 399,300 को अगर हम एक साल पीछे ले जाएं 1.1 की पावर -1, तब भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। यस और नो, बताइए बेटा। तो अब क्या होगा, एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे, लायबिलिटी मेच्योर होकर क्या होगी, पूरी 399,300 बन गई, इस लायबिलिटी को सेटल कर देंगे, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा, कैश या बैंक आपकी जेब से आप खर्च हो जाएगा। यस और जवाब दें। सही है, बताइए कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं तो जरा देखिएगा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये जरा देख लेना, फ्यूचर इवेंट्स। क्या हमें प्रोविजन बनाते वक्त किसी फ्यूचर इवेंट को कंसीडर करना है या कंसीडर नहीं करना। तो कहता है फ्यूचर इवेंट्स दैट में अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट। ये लफ्ज बड़ा कीमती है। वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दे विल अकर। देखो, ये अब आपको लाइन ऐसे पढ़ के समझ नहीं आएगी, जो इसकी एक्सप्लेनेशन वाली लाइन है वो आपको एक्सप्लेन करेगी इस चीज को। ये बात हो रही है किसी न्यू टेक्नोलॉजी की, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, शायद अब दोबारा दे देता हूँ। मैंने इन शॉर्ट वहां लिखा था, क्या कहते हैं, शायद समरी बनाते वक्त मेरे ख्याल से 12, लेकिन इसको देख लीजिए कि आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे माजी में जो आपने एसिड डिसमेंटल किया था उस पर खर्चा आया था 1 मिलियन का। सही है। आप अगर इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, लेकिन आपका क्योंकि आप डिसमेंटलिंग में एक्सपीरियंस इनकर हो गया है, तो जो गलतियां आपसे माजी में हुई थी वो गलतियां अब आप अगर दोबारा ना करें, ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, तो आप अपनी डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यस और जवाब। तो एक तो है बाय यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी ड्यू टू इंक्रीज एक्सपीरियंस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कम होना, और एक नई चीज है बिल्कुल, वो चीज क्या है कि जिस वक्त इस एसेट को डिसमेंटल किया जा रहा होगा उस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। उस टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने से ये चीज जो है वो 8 लाख नहीं बल्कि 6 लाख में निमट जाएगी, और बस सस्ता पड़ जाएगा ये काम आपको। तो अब क्या करें, अब हमारे पास 3 चॉइसेस आ गए कि हम प्रोविजन बनाए 10 लाख पर, हम प्रोविजन बनाए 8 लाख पर, हम प्रोविजन बनाए 6 लाख पर। तो इसमें सर्टेनिटी क्या है, सर्टेनिटी ये जनाब कि जो करंट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज तो हो गया है, तो कम से कम हम ये मानना पड़ेगा इंक्रीज एक्सपीरियंस की बना पर हम अपनी प्रोविजन कॉस्ट को 8 लाख तक निपटा देंगे। तो 8 लाख तक तो बनना सर्टेन है, उससे नीचे बनना अनसर्टेन। यस और क्या कहते हैं आप, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए भाई, आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं प्रोविजन 6 लाख पे बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जिस वक्त मैं ये मशीन या मैं इस एसिड को डिसमेंटल करूंगा उस वक्त वो नई टेक्नोलॉजी क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो अगर आपके पास सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि वो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होगी, तभी आप उस प्रोविजन को 6 लाख के बना सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इंक्रीज एक्सपीरियंस को हमेशा आप कंसीडर करेंगे प्रोविजन के वक्त, लेकिन बेटा आप
न्यू टेक्नोलॉजी को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस अवेलेबल ना हो। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है expected future events may be particularly important in measuring a provision. For example, an entity may believe that the cost of cleaning up a site at the end of its life will be reduced by future changes in technology. यानी जो डिसमेंटलिंग लायबिलिटी आपको सेटल करनी है वो कम हो जाएगी अगर मुस्तकबिल में नई टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड reflects reasonable expectation of technically qualified objective observers taking account of all available evidences as to the technology that will be available at the time of cleanup. तो जितने भी टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं, वो अपनी राय देंगे कि क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर वो बोलते हैं हाँ जिस टाइम पर ये प्लांट, जिस टाइम पर ये बिल्डिंग डिसमेंटल होगी उस वक्त नई वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, तो अगर ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब क्या है, देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल। तो फिर आप अपने प्रोविजन के अंदर उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को रिफ्लेक्ट करें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है तो कम से कम आप फिर अपने प्रोविजन में आप अपने इंक्रीज एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है ना। तो thus it is appropriate to include, for example, expected cost reduction associated with increased experience। यानी ये तो बात मुनासिब है, क्या मुनासिब है कि कॉस्ट में कमी आ रही है एक्सपीरियंस बढ़ने के बिना पर, ये कंसीडर करना तो मुनासिब बात है। इन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी to larger or complex cleanup operation than has previously been carried out। तो अगर आप ऐसा जिंदगी में पहली बार नहीं कर रहे और आप माजी में एक्सपीरियंस रखते हैं और एक्सपीरियंस की बिना पर अपनी कॉस्ट को आप कट कर पा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज एक्सपीरियंस, तो ठीक है, अब आप अपने लोअर अमाउंट प्रोविजन को क्रिएट कर सकते हैं। However, an entity does not anticipate development of a completely new technology for cleanup unless it is supported by sufficient objective evidence। कीमती अल्फाज, लेकिन आपका प्रोविजन उस वक्त तक न्यू टेक्नोलॉजी के इफेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए आपके प्रोविजन में जब तक कि आपके पास नई टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने के बारे में कोई सफिशिएंट रिलायबल क्या कहते हैं एविडेंस या ऑब्जेक्टिव एविडेंस अवेलेबल ना हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? बता, बोलिए। पुरानी बिल्डिंग्स पहले डायनामाइट लगा के गिरा दी जाती थी, उड़ा दी जाती थी। जैसे आपको शायद पता हो, डायनामाइट लगाया और क्या कर दिया, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स उड़ा दी गई पुरानी। उसके बाद वक्त आगे गया तो उन्होंने कहा डायनामाइट लगाने की क्या जरूरत है, उन्होंने बड़ी बड़ी क्रेन्स मंगवाई, उससे जंजीरें बांधी और जंजीरें बांधकर बिल्डिंग्स के पिलर्स से जोड़ दी और उन क्रेन्स के जरिए उन पिलर्स को खींच लिया गया। जब उन क्रेन्स को खींच लिया गया, मतलब जंजीरों को खींचा गया क्रेन्स के जरिए, तो पूरी फाउंडेशंस जो है वो पिलर्स हिल गए और बिल्डिंग पूरी की पूरी क्या हो गई, कोलैप्स कर गई। तो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी थी या ये जो था मामला, ये डायनामाइट लगाने से मुख्तलिफ था, ये टेक्निक मुख्तलिफ थी। तो इसकी प्रैक्टिस कब से शुरू हुई, इसके अंदर फिजिबिलिटी क्या थी, दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये सब कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएंगे ना बेटा कि ये काम करना पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले बिल्डिंग डिमोलिश होती थी किसी और तरीके से, अब डिमोलिश होती है किसी और तरीके से। यस और कोई जवाब दे सब लोग, आप लोग। ठीक है, तो अब जरा इस सवाल को आप देख लें, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स
The company is presently obliged to dismantle one of these nuclear plants in 3-year time. ठीक है. The last nuclear plant dismantled by the company cost 1 million to dismantle. जो एग्जांपल मैंने वर्बली दी वो यहाँ मौजूद है कि 10 लाख रुपए लगे थे पिछले प्लांट को डिसमेंटल करने में. तो पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है कि डिसमेंटलिंग पे खर्चा 10 लाख रुपए आया था. But the company expects to dismantle this nuclear plant if using the same technology at a slightly reduced cost of rupees 800,000 due to increased experience. There is, however, a chance that a completely new technology may be. तो may be का लफ्ज क्या कर रहा है? Uncertainty create कर रहा है या certainty create कर रहा है? May be available. हो सकता है एक नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो. एग्जामिनर यहाँ पर मे बी का लफ्ज इस्तेमाल करके अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है या सर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है? अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है. ठीक है ना, ऐसा ही है ना. तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या अज्यूम करें कि टेक्नोलॉजी न्यू अवेलेबल होगी. टेक्नोलॉजी न्यू अवेलेबल होगी नहीं होगी ना यार, अनसर्टेनिटी आ गई ना मे बी का मतलब. तो however a chance that complete new technology may be available at that time dismantling which could lead to a further rupees 200,000 cost saving. अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ये कॉस्ट 2 लाख से और कम हो जाएगी, मतलब 6 लाख हो जाएगी. जवाब दो. तो अब बताइए आप प्रोविजन 10 लाख पे बनाएंगे, 8 लाख पे बनाएंगे और या 2 लाख से मजीद कम करके 6 लाख पे बनाएंगे? जवाब दीजिए. किस पे बनाएंगे? 8 लाख पर बनाएंगे. क्योंकि ये बात तो मुनासिब है कि आप अपनी इंक्रीज एक्सपीरियंस को कंसीडर करें, लेकिन ये बात गैर मुनासिब है कि विदाउट सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस आप क्या करें, न्यू टेक्नोलॉजी को अपने प्रोविजन में रिफ्लेक्ट करें जब तक कि आपको ये कंफर्म ना हो कि न्यू टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल होगी या नहीं होगी. तो इस केस में आपको वही पैराग्राफ डिस्कस करना है यहाँ पर जो भी हमने रीड किया है. उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ रही हो. जवाब दीजिए बेटा, यस और नो. ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, बाकी बातें सारी अगली क्लास में कर रहा हूँ. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज.